अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महानूर शहजाद है और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो है कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देखते हैं। आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल्स देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की सिंथेसिस कैसे हो रही है, और ओवरव्यू देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और उसको इसमें हम कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स वन टू को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस हो रही है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की सिंथेसिस कैसे होती है। जब एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसके जरिए हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, जो कि तीन प्रोसेस के ऊपर हमारे पास तीन प्रोसेस से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हमारे पास जिसके तीन पार्ट है, जिसमें पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस, बाद में आता है सिट्रिक एसिड साइकिल यानी इसको क्रब साइकिल भी कहते हैं और टीसीए साइकिल भी कहते हैं, और थर्ड स्टेप आता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। सबसे पहले जो हम अप फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर वो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे कि अगर हम साइड पे देखें तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो आता है वो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर टूट गया है। एज ए रिजल्ट हमारे पास दो एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए और दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास एक तो डायरेक्ट फॉर्म में भी एटीपी रिलीज होती है जैसे कि ये, और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी एटीपी रिलीज होती है जैसे कि टू एनएडीएच। एक एनएडीएच के अंदर हमारे पास तीन जो एटम्स होते हैं एटीपी के होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी के साइटोसोल के अंदर होता है। बाद में जब साइटोसोल के अंदर पायरुविक एसिड और एनएडीएच प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर होता है, और ये पायरुविक एसिड जो आता है हमारे पास दो जो पायरुविक एसिड आते हैं वो दोनों जो है लिंक रिएक्शन के अंदर एंटर करते हैं। और एक लिंक रिएक्शन में एक पायरुवेट से हमारे पास एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल बनता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है एक मॉलिक्यूल उसका। ठीक है, और साथ हमारे पास एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोसेस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। जैसे कि हमने बताया था कि ग्लूकोज से हमारे पास दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसी तरीके से लिंक्ड रिएक्शन भी दो दफा रन करता है। तो हमारे पास दो दफा ही एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और दो ही मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और दो ही मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोए के बनते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जो सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सेल आउट हो जाते हैं, और ये जो हमारे पास एसिटाइल कोए है वो हमारे पास एंटर करेगा क्रब साइकिल के अंदर। क्रब साइकिल भी हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहा है, और ये दोनों जो हमारे पास क्रब एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास क्रब साइकिल के अंदर एंटर करेगा, और क्रब साइकिल से होके पूरा से गुजरेगा, और इसमें हमारे पास एक क्रब साइकिल में तीन एनएडीएच के मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे पास यहाँ नजर आ रहे हैं, एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल ये बन रहा है और एक हमारे पास ये बन रहा है एनएडीएच का, और एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल ये बन रहा है। उसके अलावा हमारे पास एक एफएडीएच2 का मॉलिक्यूल भी बन रहा है। अगर हम क्लब साइकिल जैसे कि एसिटाइल कोए के दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे और क्लब साइकिल दो दफा रन करेगा तो हमारे पास सिक्स एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स और दो एफएडीएच2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये तीनों प्रोसेस हमारे पास ऑक्सीडेशन है, और हमारे पास ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से 10 मॉलिक्यूल्स एनएडीएच के प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो ग्लाइकोलाइसिस में, दो लिंक रिएक्शन के अंदर, और हमारे पास सिक्स जो है क्रेब साइकिल के अंदर। और इन एनएडीएच के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो ग्लूकोज से आए हैं, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से आए हैं। और ये जो हमारे पास एनएडीएच है हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के स्टेप के अंदर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक है ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा है केमियो ऑस्मोसिस। ये जो हमारे पास एनएडीएच है वो क्या करेगा, एंटर करेगा हमारे पास, ये देखें यहाँ पर जैसे कि साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ और यहाँ से पायरुवेट और एनएडीएच एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये हमारे पास ये लिंक रिएक्शन हो रहा है ये, ठीक है। और यहाँ जो एसिटाइल कोई बना था वो टीसीए साइकिल में यानी क्लब साइकिल में एंटर करेगा, और ग्लाइकोलाइसिस से और हमारे पास ये लिंक रिएक्शन से और टीसीए साइकिल से जो एनएडीएच प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर एंटर करेगा, और ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा। ये हमारे चार कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू और कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स, ये जो ब्लू से लाइन शो हो रही है। और एनएडीएच के पास जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स वन से फिर कॉम्प्लेक्स टू के पास जाएंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स फोर के पास जाएंगे, और एट द एंड वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करके ऑक्सीजन को मिलेंगे, ठीक है।
और ऑक्सीजन वो क्या करेगा, हमारे पास उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। वो ऑक्सीजन हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास वाटर बनाएगा। और वो जो वाटर बनेगा उसको हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के थ्रू बनता है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, उसको हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। और वो ऑक्सीजन आती कहाँ से है, वो हमारे पास जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। जो लिंक्ड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो ब्रीथिंग के थ्रू बाहर चल जाएगी, और ब्रीथिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन अंदर एंटर रहेगी वही हमारे पास ऐसा फाइनल एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगी, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है ना। और हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो जो एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी हमारे पास हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, और कुछ एनर्जी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, यूटिलाइज होगी। जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहाँ पर मौजूद है, वो पंप करके जाएंगे उस वाली साइड पे। कहाँ पर जाएंगे, मैट्रिक्स है इंटरमेम्ब्रेन, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, नहीं देखें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये हमारे पास, ये ये जो स्पेस है हमारे पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स जो आते हैं वो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बाद जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है जिसको हम एटीपी सिंथेज कहते हैं, वहां से हमारे पास प्रोटॉन दोबारा से वापस आएंगे और उस प्रोसेस को केमियो ऑस्मोसिस कहते हैं, और वही हमारे पास एटीपी जनरेट करने का वजह बनता है। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज द क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एटीपी। ये वही हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसको हम, जो कि प्रोटीन से मिलकर बने हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद है, जो कि ये हमारे पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर ये वाली मेम्ब्रेन, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है। ठीक है। और केमियोसिस क्या है, हमारे पास आयंस की मूवमेंट है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। जब हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से हमारे पास जो प्रोटॉन्स है वो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, तब हमारे पास क्या होगा, जब वो प्रोटॉन्स वापस मैट्रिक्स के अंदर आएंगे एटीपी सिंथेसिस के जरिए, तो हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होगा। जब हमारे पास प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से उसमें जाएंगे तो हमारे पास स्पेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन्स की मिकदार बढ़ जाएगी। और यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन की मिकदार कम होगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इस वजह से हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और इसी को ही हम प्रोटॉन पंपिंग कहते हैं, कि प्रोटॉन का पंप करना और फिर वो केमियोसिस में क्या होता है, दोबारा वापस आके हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू अ चेन ऑफ प्रोटीन्स दैट कॉज द रिलीज इन एनर्जी। वही बात है सेम हमारे पास, कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये चार कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास प्रोटीन्स के क्लस्टर्स हैं। और इनके साथ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो बाइंड हुए हुए हैं। ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं जिनको हम, ये हमारे पास जो कोएंजाइम क्यू है और साइटोक्रोम सी जो है, वो हमारे पास क्या है, सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, क्योंकि वो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नहीं मौजूद, वो कॉम्प्लेक्सेस के बाहर है। वो कॉम्प्लेक्सेस के साथ बाइंड नहीं किए हुए, वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको हम सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहेंगे। और हमारे पास जो इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हो सकते हैं, हमारे पास यूबिक्विनोन हो सकता है। यूबिक्विनोन तो हमारे पास लिपोफिलिक है ना, ये जो यूबिक्विनोन कोएंजाइम क्यों है वो लिपोफिलिक है, क्योंकि हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की लिपिड वाली रीजन में, ये देखें लिपिड वाले रीजन में क्या है, वो मौजूद है। ठीक है। और जो यूबिक्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं अलोंग विद द प्रोटॉन्स। जब तक ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके अलावा हमारे पास साइटोक्रोम आते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम जे भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम्स के डिफरेंट टाइप्स, जैसे साइटोक्रोम ए है, बी है, सी है। और हमारे पास साइटोक्रोम्स ऐसी प्रोटीन्स है जिनके साथ हीम ग्रुप अटैच है। ठीक है। और जो यूबिक्विनोन की एक बात, जो यूबिक्विनोन है अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास पार्शली रिड्यूस हो जाएगा, जिसको हम सेमी क्यूनोन कहते हैं। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, उसको हम यूबिक्विनोन कहेंगे, और वो कम्प्लीटली रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास बहुत से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और भी, जैसे कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं। और आयरन सल्फर प्रोटीन्स की बहुत सब टाइप्स आती हैं, जो कि रिएक्शन सेंटर की बेस पर उसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि सिंपल आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, 2 आयरन 2 सल्फर प्रोटीन्स आती हैं, और 4 आयरन 4 सल्फर प्रोटीन्स। ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ। यहाँ से एनएडीए से इलेक्ट्रॉन आएंगे और आगे हमारे पास ट्रांसफर होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स
ऑक्सीजन आखिर पे एक्सेप्ट करेगा, और इस वाटर की फॉर्मेशन होगी जिसको हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। और ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा है, देखो ये ऑक्सीजन जो है उसको एक्सेप्ट करके वाटर बना रहा है, और इस प्रोसेस को हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स आते हैं। एक पहला आता है हमारे पास NADH ऑक्सीडेटेड, इसका नाम NADH ऑक्सीडेटेड है। फिर आगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज आता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, फिर NP-ATO सिंथेज आता है इस फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बाद, जहां पर केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो हमारे पास किस एक ना खास अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली हमारे पास प्रोटीन्स हैं, और इन प्रोटीन्स में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बाउंड होते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स कौन सी होगी, जैसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, और हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स हो गई हैं, इस तरह से। और ये हमारे पास खास एक अरेंजमेंट में अरेंज हुए थे, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कि शुरू में रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और जैसे जैसे आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आगे जा रहे हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव में आता जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है। और जो हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, जो हमारे पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो पोजीशन है, वो डिपेंड करता है उसकी रिडॉक्स पोटेंशियल पर। जैसे इसकी रिडॉक्स पोटेंशियल कम था NAD का, तो हमारे पास ये शुरू में आएगा, और जो उसके जो आगे आगे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, उनका रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो आगे हमारे पास आगे 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 जो आएगा आगे आएगा। और ऑक्सीजन हमारे पास जैसे ग्लास में बना हुआ है, उसका रिडॉक्स पोटेंशियल +0.82 वोल्ट है, और एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और यहाँ से आगे जाके ATP की सिंथेसिस हो रही है। अब आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 का साइंटिफिक नेम देखें, तो इसका नाम है NADH यूबिक नॉन ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज। अगर इसके नाम से ही हम देखें, तो इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं एंजाइम्स, उसको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन का अमल भी हो रहा है और रिडक्शन का अमल भी हो रहा है। इसमें हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा, और एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो हमारे पास NADH और यूबिक्विनोन के दरमियान हो रहा है कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। NADH हमारे पास क्या है, डोनर है। NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जबकि यूबिक्विनोन हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा NADH से। अब ये कैसे पता चल रहा है कि NADH ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि हमारे पास जो NADH है, उसका हमारे पास जो रिडॉक्स पोटेंशियल है, वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू यूबिक्विनोन, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन पोटेंशियल अपने जो साथ वाले मॉलिक्यूल से कम होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और जिसका ज्यादा होगा कंपैरेटिवली साथ वाले मॉलिक्यूल के, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो NADH का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू यूबिक्विनोन, वो क्या है, कम है, तो NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स 1 को और भी हमारे पास नाम, जैसे कि NADH ऑक्सीडेटेज है, और NADH डीहाइड्रोजनेज है। NADH डीहाइड्रोजनेज क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर NADH डीहाइड्रोजनेज एंजाइम मौजूद है, जो NADH से हमारे पास ऑक्सीजन की रिमूवल करते हैं। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 के स्ट्रक्चर की तरफ देखें, तो ये एल शेप्ड मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए एल शेप, ये एल है हमारे पास इस तरह से उल्टा एल बन रहा है, और इसके अंदर 42 इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ये एक पूरा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 42 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और ये हमारे पास क्या है, फ्लेवोप्रोटीन है। फ्लेवोप्रोटीन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर FMN एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है। फ्लेवोप्रोटीन होती क्या है, जैसे कि ऐसी प्रोटीन होती हैं जिसमें FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या FAD जो है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो, उसे फ्लेवोप्रोटीन है। तो कॉम्प्लेक्स 1 हमारे पास फ्लेवोप्रोटीन है, क्योंकि इसमें FMN जो है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जो है बाइंडिंग साइट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि NADH के लिए यूबिक्विनोन। ये जो हमारे पास बाइंडिंग है ना, यहाँ पर ये बाइंडिंग साइड है हमारे पास NADH के लिए, और ये जो बाइंडिंग साइड है वो हमारे पास है यूबिक्विनोन के लिए।
सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास NADH जो कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से, क्रेब्स साइकिल से, लिंक्ड रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स 1 के ऊपर हमारे पास ये जो जिसकी NADH बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और वहां जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है। अटैच होने के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो यहाँ मौजूद है कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, NADH का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की निस्बत में क्या है, कम है। इसलिए NADH क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है NADH से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे और NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को देगा। हमारे पास जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है उसके अंदर हमारे पास 6 आयरन सल्फर की प्रोटीन्स होती है। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 आयरन सल्फर सेंटर्स, आयरन सल्फर की प्रोटीन्स होती हैं। और हमारे पास FMN के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो हमारे पास NADH है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है FMN को डोनेट करेगा। ठीक है। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है अलोंग विद प्रोटॉन। प्रोटॉन के बगैर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। तो FMN क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन साथ 2 प्रोटॉन्स को, NADH जो आता है वो अपने 2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को भी देगा FMN को। अब FMN के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 ही प्रोटॉन्स है। अब FMN का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो आयरन सल्फर प्रोटीन्स की निस्बत क्या है, वो कम है। तो FMN के पास जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में है। जब तक वो उसको आगे डोनेट नहीं कर देगा अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को, तब तक वो स्टेबल फॉर्म में नहीं आ सकता। आयरन सल्फर जो सेंटर्स है हमारे पास, जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स या हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर, ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। FMN के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। जो आयरन सल्फर प्रोटीन है वो FMN से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से हमारे पास एक जो प्रोटॉन है वो इधर मैट्रिक्स में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से एक प्रोटॉन मैट्रिक्स में आ जाएगा और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आयरन सल्फर प्रोटीन्स की सीरीज से होता हुआ यूबिक्विनोन के पास चल जाएगा। और यूबिक्विनोन ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करता है। FMN के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स है और वो दोनों प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स में कर देगा। ये वो 2 प्रोटॉन्स है जो FMN ने रिलीज किए मैट्रिक्स में, क्योंकि आयरन सल्फर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हुए यूबिक्विनोन के पास जाएंगे और यूबिक्विनोन जो क्या करेगा, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। पहले वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो QH की फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये पार्शली रिड्यूस फॉर्म में है और इसको हम सेमीक्विनोन कहते हैं। एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो दूसरा प्रोटॉन भी मैट्रिक्स से एक्सेप्ट करेगा जो FMN ने रिलीज किया था मैट्रिक्स के अंदर। तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा और वो QH2 की फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं यूबिक्यूनोल। यूबिक्यूनोल कहते हैं। अगर पार्शली रिड्यूस फॉर्म में है तो सेमीक्यूनोल कहेंगे, अगर कंप्लीटली रिड्यूस फॉर्म में है तो उसको हम यूबिक्यूनोल कहेंगे। इस तरह से हमारे पास जो NADH है जो ग्लूकोज से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आया था कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू गुजरते हुए, वो यूबिक्विनोन के पास चलेगा। अब यूबिक्विनोन तो यहाँ इसकी बाइंडिंग साइड है, वो यहाँ पर अटैच था। लेकिन जब यूबिक्विनोन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और वो क्या करता है, हमारे पास उस साइड पे अपनी बाइंडिंग साइड को छोड़ के दोबारा से लिपोफिलिक जो रीजन है अपने वहां पर क्या होता है, वहां पर चला जाता है। हाँ, एक और बात, हमारे पास जो एल शेप हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका, तो इसका इस कॉम्प्लेक्स वन का जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कहाँ पर होगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। जबकि जो वर्टिकल हमारे पास ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और यहाँ पर ही NADH जाके अटैच होकर वहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे क्यूबिक इन्होंने हमारे पास NADH से 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो इसके जरिए ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन से गुजरने के जरिए हमारे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और उसमें से कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में तो जाया हो जाएगी और बाकी जो एनर्जी है ना, जो हमारे पास ये जो बाकी जो एनर्जी है वो क्या करेगा, ये जो 4 प्रोटॉन्स हमारे पास इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होंगे वो इस एनर्जी को यहाँ से एनर्जी लेके इसको पास आउट करके मैट्रिक्स के अंदर में चल जाएंगे, वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चल जाएंगे। ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स से कहाँ चले जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर चला जाएंगे। ये NADH से जब यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और ये एनर्जी को एक्सेप्ट करके मतलब यूटिलाइज करके दूसरी साइड पे जा रहा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहा है। तो ये एनर्जी को हमारे पास क्या कर रहा है,
यूज करे, यूटिलाइज करे, और जो रिएक्शन से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं उसको एंडरगोनिक रिएक्शंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स वन के अंदर हम अ, दो रिएक्शंस के दरमियान कपलिंग देखते हैं, एक्सर्गोनिक और एंड्रोगोनिक दोनों रिएक्शंस के दौरान। जब ये प्रोटॉन्स हमारे पास, ये जो प्रोटॉन्स हैं, जब ये मूव करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन्स की मिकदार बढ़ जाएगी, और हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन्स की जो अमाउंट है वो कम रहे होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ऑपोजिट चार्ज जनरेट होने की वजह से हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी कहते हैं। और इसी वजह से हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को पी साइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। और हमारे पास मैट्रिक्स को हम एन साइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है। इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स वन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। द एनएडीएच डोनेटेड फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस, वही बात यहाँ सब की हुई है कि हमारे पास एनएडीएच इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, फिर बाद में फेवलेबल मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आयरन सेटल प्रोटीन्स के थ्रू वो यूबीक्विनोन के पास जाएगा। ये हमारे पास है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया एनएडीएच ने, इसने दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट किया और वो रिड्यूस फॉर्म में आ गया। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये जो दो प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन इस नाइट्रोजन से जाके हाइड्रोजन लगेगा, और दूसरा हमारे पास इससे जाके हमारे पास लगेगा, और ये हमारे पास फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एफएमएन जो है वो रिड्यूस फॉर्म में आ गया। और इस रिंग को, जो ये रिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसो एलोक्साजीन रिंग। और ये रिंग बिल्कुल एफएडी की तरह ही है, जो एफएडी के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर भी ये रिंग पाई जाती है। और सेम वही बात की कि चार इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो हमारे पास यहाँ से मूव करके जाएंगे, कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करके, इस रिएक्शन की एनर्जी को यूटिलाइज करके। दो रिएक्शन हो रहे हैं, ये हमारे पास एंड्रोगोनिक है, और हमारे पास ये हमारे पास एक्सर्गोनिक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है। एनएडीए जो H प्लस आया, और यूबिक्विनोन ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। एनएडीए ने अपने जो दो प्रोटॉन थे यूबिक्विनोन को दिए, और यूबिक्विनोन रिड्यूस फॉर्म में आ गया, तो उसने क्योंकि दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और एनएडी जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गई। ये हमारे पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, ये देखो ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन, और ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। और इसके जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो किस में यूटिलाइज हो रहा है, जब फोर प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, उनको एंड्रोगोनिक रिएक्शंस कहते हैं। अगर हम नेट रिएक्शन देखें दोनों का, तो हमारे पास ये नेट रिएक्शन आता है, एनएडीएच का एनएडी आ जाएगा, और एक प्रोटॉन हमारे पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन में, और चार प्रोटॉन्स हमारे पास जो यहाँ से जा रहे हैं, चार और वन, यहाँ पर पांच प्रोटॉन्स हैं एन साइड पे, ठीक है। यूबिक्विनोन है हमारे पास, और एनएडी प्लस आ जाएगा, वही हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में यूबिक्विनोन आता है। और हमारे पास फोर प्रोटॉन जो आते हैं पी साइड के ऊपर, ये हमारे पास इसका नेट रिएक्शन आता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वन था। अब आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वन की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि इसको हम एनसेफेलोपैथी कहते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस हमारे देखने को मिलते, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज है, डिमेंशिया आ जाता है हमारे पास, और पार्किंसन डिजीज आ जाती है। और दूसरा हमारे पास एपिलेप्सी देखने को मिलती है, जिसमें हम रिकरेंट सीजर्स, हमारे पास झटके महसूस होते हैं हमारी बॉडी को। और हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, जिसमें हमारा बिल्कुल हमारी समझ बूझ बिल्कुल खो जाती है, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ना समझ पाते हैं। और एटेक्सिया हो सकता है, जिसमें हमारे जो हम नॉर्मल मूवमेंट्स कर रहे होते हैं वो भी हमसे नहीं हो पाती है। और फिर से हमारे पास देखने को मिलता है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो है डिस्टोनिया, जिसमें हमारे पास हमारी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में रहती हैं, और सारी मूवमेंट जो इनवॉलंटरी हो जाती है हमारे हमारे जो हमारे कंट्रोल से बाहर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स टू का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें, तो इसे हम सक्सिनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। इसमें भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। वही बात, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वाले दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगे। एक मॉलिक्यूल है सक्सिनेट, दूसरा हमारे पास यूबिक्विनोन है। जो सक्सीनेट है वो हमारे पास क्या है, डोनर है। सक्सीनेट हमारे पास क्या है, हमारे पास डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स टू के अंदर हमारे पास जो यूबिक्विनोन है वो हमारे पास दो जगह से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। एक हमारे पास है सक्सीनेट, और दूसरा हमारे पास है एफएडी। एफएडी से भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है। कॉम्प्लेक्स
वही बात है हमारे पास के सक्सिनेट का जो हमारे पास रिडॉक्स पोटेंशियल है वो यूबीक्विनोन की निस्बत कम है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जबकि यूबीक्विनोन का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है सक्सिनेट की निस्बत क्या है, ज्यादा है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स टू को हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टू जो है एक प्रोटीन का क्लस्टर है जो कि हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से मिलकर बना हुआ है। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो आता है वो क्या करता है, हमारे पास कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, जिसमें सक्सिनेट जो है वो फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है। और हमारे पास Fe2 जो आता है, Fe जो आता है, वो दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके FeDH2 के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और वही जो हमारे पास FeDH2 है, आगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स टू के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास वो यूबी के नॉन तरफ जाएंगे। It is a protein complex that contains succinate dehydrogenase which functions in the citric acid cycle। ये वही succinate dehydrogenase है जिसको हम Krebs साइकिल के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास FeDH2 जो है वो प्रोड्यूस होता है। यही सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है, ये एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स टू इन एंजाइम से मिलकर बना हुआ है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है सक्सिनेट को, वही बात फ्यूमारेट के अंदर करता है। और वो क्या हमारे पास जनरेट होता है, FeDH2 जनरेट होता है। और FeDH2 ही हमारे पास जाके क्या करता है, बाइंड होता है कॉम्प्लेक्स से। और आगे हमारे पास जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को क्या करता है, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास 2 आयरन 2 सल्फर की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के जो क्लस्टर्स हैं मौजूद है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है, ये जो आयरन सल्फर क्लस्टर्स है ये हमारे पास 3 है। और हमारे पास किस फॉर्म में है, 2 आयरन 2 सल्फर की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। और ये भी एक फ्लेवर प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स वन की तरह, लेकिन कॉम्प्लेक्स वन में हमारे पास FMN एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास FAD जो है, हमारे पास जो है एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप अटैच, जिसको हम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स टू के अंदर इधर इस फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास हीम हीम बी ग्रुप भी प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में उसका कोई रोल नहीं है। बस वो एज अ बस वो स्ट्रक्चर का एक वो है, पार्ट है। ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमारे पास 2 बाइंडिंग साइट है। एक बाइंडिंग साइड यहाँ पे है, जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट बाइंडिंग साइड, और दूसरी बाइंडिंग साइड हमारे पास यहाँ पे है, जिसको हम कहते हैं यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइड। इसके अंदर भी ये होता है, हमारे पास सक्सिनेट जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, वो हमारे पास क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है उसको, अपने अपनी बाइंडिंग साइड को। और वो जाके यहाँ पर क्या करता है, अटैच हो जाता है। सक्सिनेट क्या करता है हमारे पास, और ये कॉम्प्लेक्स टू के अंदर हमारे पास कौन से एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो सक्सिनेट की डिहाइड्रोजनेशन करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं फ्यूमारेट के अंदर। और वहां से FeDH2 प्रोड्यूस होता है हमारे पास किस फॉर्म के अंदर, रिड्यूस फॉर्म के अंदर। अब FeDH2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 प्रोटॉन्स हैं। और वो जो 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास 3 आयरन सल्फर के सेंटर से थ्रू होता है, वो हमारे पास यूबिक्विनोन के पास जाएगा। यहाँ पर यूबिक्विनोन अटैच है अभी। ठीक है। और हमारे पास जैसे कि हम बताया कि आयरन सल्फर जो हमारे पास सेंटर है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं एट ए टाइम, और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। और ये जो FAD के पास जो 2 प्रोटॉन्स है, वो दोनों प्रोटॉन्स एक एक करके हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर रिलीज होंगे। और वही जो प्रोटॉन्स है वो यूबिक्विनोन जहां पर जो अटैच है वो एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और हमारे पास यहाँ पर लिपोफिलिक रीजन में आ जाएगा मूव करके। ठीक है। हमारे पास, और ये क्या है, कम्प्लीटली रिड्यूस फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं यूबिक्विनोल कहते हैं। हमारे पास जो ये यूबिक्विनोल जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वन से रिड्यूस हो गया है। और ये जो यूबिक्विनोल है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स टू से रिड्यूस हो गया है। और ये यूबिक्विनोल को सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, हमारे पास यहाँ से एक हमारे पास हमारे साइटोस्कोर के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, उससे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो FAD को मिलते हैं। और FAD आगे हमारे पास यूबिक्विनोन को 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इसके अलावा हमारे पास जो बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर रिएक्शन हो रहा है, जिसमें फैटी एसाइल कोए जो है वो इनऑयल कोए के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं हमारे पास एसिटाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स FAD एक्सेप्ट करते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स जो है हमारे पास यूबिक्विनोन के पास जाते हैं, किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्लेविन की मदद से। और इस तरह से हमारे पास ये यूबिक्विनोल जो कि रिड्यूस फॉर्म में है, कंप्लीटली रिड्यूस फॉर्म में है, आगे जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। कॉम्प्लेक्स वन से भी जो यूबिक्विनोल आता है वो भी कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स टू से जो हमारे पास यूबिक्विनोल रिड्यूस फॉर्म है वो भी कॉम्प्लेक्स 3 के पास ही जाएगा।
जैसे यहाँ पे लिखे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सक्सिनेट पास थ्रू फ्लेवर प्रोटीन द कोफैक्टर, ये सब वही चीज लिखी हुई है कि हमारे पास जो यूबिक्विनोल है वो तीन जगह से हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। एक होता है हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इसको इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, इसको फ्लेवर प्रोटीन को। ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन से भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अ, अगर हम बात करते हैं NAD की, तो हमारे पास ये जो NADH है वो हमारे पास ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है, हमारे पास फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये इंडिविजुअली आकर बाइंड करता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जबकि जो हमारे पास ये जो FADH2 आ रहा है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, वो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि बाउंड फॉर्म में होता है। वो हमेशा आकर कोई ना कोई प्रोटीन के साथ अटैच होगा, तब जाके वो अपनी बाइंडिंग साइड पर अटैच होगा, अकेला कभी अपनी बाइंडिंग साइड पर अटैच नहीं हो सकता। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर इस रिएक्शन से 4 प्रोटॉन जो है वो पंप हो रहे हैं P साइड के ऊपर, लेकिन यहाँ पर 2 के अंदर कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चैनल मौजूद नहीं है। यहाँ पर कोई प्रोटॉन का चैनल ही मौजूद नहीं है। अगर इस वजह से यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन की पंपिंग नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर 4 हमारे पास जो प्रोटॉन जो है वो पंप होंगे। ठीक है। और हमारे पास जो QH2 है वो मोबाइल फॉर्म के अंदर होता है, वो मोबाइल मोबाइल फॉर्म होता है, इजिली मूव कर सकता है हमारे पास, लेकिन सिर्फ लिपोफिलिक रीजन के अंदर। ठीक है। और यहाँ से मूव करता है वो कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, और आगे हमारे पास फर्दर कॉम्प्लेक्स 3 से 4 के पास फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ऑक्सीजन है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और हमारे पास केमिकल ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ATP की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो वर्क करते हैं। बाज औकात कॉम्प्लेक्स 2 की डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत से डिफरेंट डिजीजेस देखी जाती है, जैसे कि ले डिजीज है, और हमारे पास रिड्यूस निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजिनेज की भी हमारे पास कमी देखी जाती है। ब्रेन की डिफरेंट डिजीजेस देखी जाती हैं, जिसमें हमारे पास मेमोरी लॉस है, अल्जाइमर डिजीज है, डिमेंशिया हो सकता है, पार्किंसन डिजीज आ जाता है, एपिलेप्सी, कैंसर वगैरह देखा जा सकता है। इसमें भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखी जा सकती है, हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज भी देखी जा सकती है, जिसमें हमारा IQ लेवल है वो कम हो जाता है, हमें मेमोरी लॉस का इशू हो सकता है, हम चीजें रख के भूल जाते हैं। और डिफरेंट हमारे पास जो है एपिलेप्सी भी इसमें भी देखी जाती है। तो डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमारे पास इस बॉडी के इन कॉम्प्लेक्सेस की डेफिशिएंसी की वजह से देखे जाते हैं। और आज का हमारा बस यही लेक्चर था। थैंक यू सो मच।